अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको वेलकम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के फ्री ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेरा नाम खालिद है। बेसिकली मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं कंप्लीट अपना तारुफ़ कराऊँगा। ये ट्रेनिंग हमने अ, कोशिश की है कि बेसिक लोगों के लिए है जो लोग पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फॉरेक्स या कमोडिटीज़ के अंदर, उनसे हम पहले ही माज़रत ख़्वाह हैं। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें होंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वाकिफ़ नहीं है, इन्वेस्ट करने से वाकिफ़ नहीं है या ट्रेडिंग करने से वाकिफ़ नहीं है। उन लोगों के लिए बहुत ही बेसिक बातें होंगी, बुनियादी बातें, जैसे किसी नए बच्चे को सिखाया जाता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल जाओगे तो पहली क्लास क्या होगी, दूसरी किताब क्या होगी, इस तरह की बातें होंगी। इसलिए अगर कोई पहले एक्सपीरियंस वाला है आप में से, तो उनसे पहले ही माज़रत ख़्वाह हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के अलावा हर जगह पर देखने को मिलेगा। कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी कंपनी हो ट्रेनिंग कराने के लिए स्पेशली जब वो फाइनेंस के हवाले से बात कर रहे हों, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है या ट्रेडिंग होती है, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो इस ट्रेनिंग का मकसद जो है ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन मकसद के लिए। जो पैसे अगर आप में से कोई भी इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए मुनासिब ये होगा कि किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ले लें जो आपको बेहतर गाइड कर सके, या आप उतना ही इन्वेस्ट करें जो पैसा आप रिस्क पर लगा सकते हैं। ये बुनियादी रिस्क डिस्क्लेमर कि कभी भी अपना वो पैसा ट्रेड पर इन्वेस्ट पर ना लगाएँ जिसका नुकसान आप बर्दाश्त ना कर सकते हों। और ये डिस्क्लेमर सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, मैं पिछले कई सालों से कारोबार कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर हूँ, ऑफ़लाइन मैंने कई कारोबार किए हैं, फ़िज़िकल बिज़नेसेस। सो कभी भी आप कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है। जहाँ रिस्क नहीं होता, मेरी नज़र में वो सिवाय बैंक में फ़िक्स रखे गए सूद के अलावा शायद ही कोई कारोबार हो, जहाँ पर कोई रिस्क ना हो कारोबार के अंदर, के आपको जहाँ मुनाफ़ा मिल रहा है वहाँ कहीं न कहीं लॉस का, नुकसान का अंदेशा होगा, और वही हलाल बिज़नेस होता है मुझ जैसे आम आदमी की नज़र में। और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि जितने लोग ट्रेनिंग में हैं, क्योंकि जो मैंने फ़ार्म स्टडी किए थे, नाम से मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि वो सारे मुसलमान हैं या अक्सरियत उनमें मुसलमानों की है, तो इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उनका अपना बिलीव होगा, अपना अक़ीदा होगा, उसके मुताबिक आप देख लें कि हलाल हराम क्या होता है। लेकिन एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव के अंदर, हम मुसलमान सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हलाल बिज़नेस के अंदर रिस्क का एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है। आपको नुकसान का अंदेशा होगा, तभी वो कारोबार हलाल कहलाएगा, अदरवाइज़ वो हराम होगा। हम कौन हैं? पील ई लर्निंग एक सब इदारा है, आप सब सब्सिडरी है एक पील टेक्नोलॉजीज़ की। पील टेक्नोलॉजीज़ मल्टी सेगमेंट कंपनी है। बेसिकली हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन हम मुख्तलिफ सेगमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। उसकी एक फ़र्म है हमारी पील कंसल्टेंट, जो लीगल एडवाइसेज़ देती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं हम, टैक्स फाइलिंग का काम करते हैं, इस तरह इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं पील कंसल्टेंट के अंदर। पील टेक्नोलॉजी की ही सब्सिडरी है। पील टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में और यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड कंपनी है। दोनों मुल्कों में हम टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी हम। सो उसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट है, उसी का एक सेगमेंट है पील ई लर्निंग, जहाँ पर हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। हम ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ कराते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ कराते हैं। अ, मेरे पर्सनली जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ, ई-कॉमर्स और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ मैंने कराए हैं। इसके अलावा मैं यूनाइटेड नेशंस, अगर आपने नाम सुना हो, अक़वाम मुत्तहिदा, इस वक़्त तक मौजूदा जिस वक़्त ये सेशन हो रहा है नवंबर 2022 में, मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ एज़ अ नेशनल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ फॉर डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम। लोगों को डिजिटली कैसे रोज़गार फ़राहम किया जाए, घर बैठे या इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोग किस तरह पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए मैं यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज़ फ़राहम करता हूँ। उनके लिए यकीनन मैं उनसे पैसे लेता हूँ और अच्छे खासे लेता हूँ। ये मेरा एक अलग बिज़नेस है कंसल्टेंसी का। सो उसके अलावा हमारी कंपनी में मेरे अलावा मोस्टली लोग जितने भी हैं वो टेक्नोलॉजी का ही काम कर रहे होते हैं। मैं इस तरह के काम कर रहा होता हूँ, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जो काम हम करते हैं उनके बारे में बता रहा होता हूँ यूट्यूब पर, यूडेमी पर, इस तरह के ऑनलाइन वेबिनार करके।
ये मेरा काम है। मैं खुद को बेसिकली एजुकेटर कहता हूँ, बेटर दैन बिज़नेस कंसल्टेंट। बिज़नेस की सर्विसेज़ मैं दे रहा होता हूँ कंसल्टेंसी की, लेकिन बहुत कम, उससे ज़्यादा मेरा जो शौक है, जो मेरा काम है, वो है लोगों को एजुकेट करना। जो काम जो मुनाफ़ा बख्श काम मैं कर रहा होता हूँ, मेरी ख़्वाहिश होती है कि वो मैं लोगों को बताऊँ कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं आसान अल्फ़ाज़ में, आसान तरीके से। तो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। पूरा मेरा सरकारी नाम खालिद हुसैन मीर है। सरकारी नाम जो शनाख्ती कार्ड के अंदर लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप मुझे ऑनलाइन ढूँढेंगे तो खालिद ग्राफ़ी के नाम से मैं मिल जाता हूँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। सिर्फ़ सिवाय मेरी फ़ेसबुक की पर्सनल प्रोफ़ाइल, मैं अक्सर लोगों को बता रहा होता हूँ, आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर बता देता हूँ कि मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल खालिद नूर के नाम से है, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी बेगम का नाम जो है नूर बानो है। ये बलूचिस्तान का, मैं बलोच हूँ ज़ाती तौर पर, शायद मेरा क्लेम है कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने अपनी बीवी की वजह से अपना सरनेम बदला है, और मेरी शादी विराट कोहली से भी पहले हुई थी। विराट कोहली मुझे फ़ॉलो करता है ट्विटर पर, उसने भी अपना सरनेम बदला था शादी के बाद। ये मेरा मानना है। जस्ट किडिंग, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने अपनी शादी के बाद वाइफ़ के लिए अपना सरनेम बदला है, और मैं बलोच हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि बलोच सारे दहशतगर्द हैं, निकम्मे हैं, औरतों को मार डालते हैं। सो कोशिश कर रहे हैं कि अपने अमाल से बताएँ कि भई हम सब ऐसे नहीं हैं। सारे अंडे गंदे नहीं होते, सारे टमाटर गंदे नहीं होते। होंगे हम में 2-4 गंदे भी, वो हर जगह होते हैं, किसी भी जगह मिल जाते हैं, लेकिन हम सब ऐसे नहीं हैं। सो इसलिए मैं ये वज़ाहत पेश करता हूँ हर बार कि मेरा नाम सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है, उसमें खालिद नूर लिखा हुआ है। नूर मेरी बीवी का नाम है, मेरा अपना नाम खालिद हुसैन मीर है। सहाफ़ी था जब तक, लिखता रहा मीडिया के अंदर, खालिद मीर के नाम से मैं लिखता हूँ। खालिद ग्राफ़ी के नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफ़ाइल्स हैं, और बाकी मेरा ये तारुफ़ है। ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा? पहला ये सेशन, और इसके अलावा हो सकता है दूसरे सेशन तक हम जो चल रहे हों, तो ट्रेनिंग में 2-4 इस तरह की बोरिंग प्रोफ़ाइल नज़र आएँ आपको, मतलब प्रेज़ेंटेशंस नज़र आएँ। लेकिन इसके बाद मोस्टली जो हमारा सेशन होंगे नेक्स्ट 2-3 अगले, वो प्रैक्टिकल होंगे ऑन द ब्रोकरेज फर्म के जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिस तरह हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके ओरिजिनल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। जैसे हम ट्रेनिंग कराते हैं उसकी दराज़ की या अमेज़न की, तो हम पहले सेशन के अंदर, दूसरे सेशन के अंदर प्रेज़ेंटेशन में बता रहे होते हैं कि क्या कुछ होगा, किस तरह काम करती हैं चीज़ें, बेसिक क्या है। उसके बाद सारा हम ओरिजिनल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। किस तरह आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, अकाउंट बनाने के बाद आपने प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करनी होती है, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करनी होती है। सिमिलरली इसमें भी हम कोशिश करेंगे मोस्टली सेशन आपके जो है प्रैक्टिकल बुनियादों पर हों। जिनका अकाउंट है, जो बना चुके हैं या जो बनाएँगे, आगे काम करेंगे, जो करना चाहते हैं, तो उनको ताकि आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। सो पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा आपका इस सेशन के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। ये 2 अलग इदारे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, बेसिकली क्या रूल्स होते हैं, क्या तरीक़ाकार होते हैं, दोनों के अंदर थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, बारीक फ़र्क होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दौरान, दरमियान में, वो हम समझेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिकली 2 तरह के एनालिसिस, इसके अलावा और बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये बेस्ट तरीक़ाकार होते हैं। जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पता हो और टेक्निकल एनालिसिस का पता हो। ये क्या होते हैं, किस तरह करते हैं, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। प्रेज़ेंटेशन से ज़्यादा हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह करते हैं, टेक्निकल किस तरह करते हैं। फाइंडिंग बेस्ट या रिसर्च करना बेस्ट कंपनीज़, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो बेहतरीन कंपनी को किस तरह ढूँढा जाए, किस तरह फाइंड किया जाए। अच्छा, एक और मैं डिस्क्लेमर में वज़ाहत करना भूल गया। मैं बता चुका हूँ कि मैं बलोच हूँ, तो इसलिए मुझे इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ पर माफ़ी दे दीजिएगा। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है मेरे, ना अंग्रेज़ी मेरी मादरी ज़ुबान है, ना उर्दू। सो उर्दू, अंग्रेज़ी में कहीं अगर प्रोनंसिएशन, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता है, तो मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ।
मेरी मादरी ज़ुबान सराइकी है, बलोची हमारी अपनी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, बलूचिस्तान में रहता हूँ, सो ब्रावी में बात करनी हो, बलोची में बात करनी हो, वहाँ तलफ़्फ़ुज़ का मसला हो तो मुझे कोस दीजिए। सिंधी सराइकी में सिंधी भी मेरे मामू नाना का जो ख़ानदान है, वो सिंध से है, तो इसलिए मैं सिंधी भी अच्छी बोल लेता हूँ। अगर मैं उसमें गलती करूँ तो मुझे कोस दीजिए, क्योंकि वो मेरी अपनी ज़ुबानें हैं। उर्दू और इंग्लिश मेरी ज़ाती ज़ुबानें नहीं हैं, मैं स्कूल में पढ़ी हैं, उसमें गलती हो सकती है, इसलिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर कहीं प्रोनंसिएशन की, तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो जाए, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी कि कोई मुझे सिखा दे कुछ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। टिप्स और सेफ़ सिक्योर ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे फाइनली, कि सेफ़ और सिक्योर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं हम, और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो सेफ़ और सिक्योर किस तरह हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा, आखिर में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, जहाँ आप सवालात कर सकते हैं। अगर इस वक़्त आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लिखते जाइए अपने पास कहीं भी। मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं सिर्फ़ इसको बेक कर रहा हूँ कि आप तक प्रेज़ेंटेशन क्लियर आ रही है, या आप मुझे डायरेक्टली बता दें अगर किसी का माइक ऑन है। प्रेज़ेंटेशन क्लियर है आपको और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है यहाँ तक? मैं जारी जी, रखूँ। बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है। प्रेज़ेंटेशन भी आ रही है फुल स्क्रीन में? जी, जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। अगर कहीं कोई इश्यू हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉज़ी श्योर। है, कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद कि एक मिथ है, एक गलतफ़हमी है लोगों के अंदर, जिस तरह आज से कुछ अरसा कबल जो लोग इंटरनेट से वाबस्ता नहीं हैं, जब मैंने शुरू किया था तो लोग इंटरनेट की कमाई को फ्रॉड समझते थे, कि फ्रॉड है, पैसे डुबो दोगे, मर जाओगे, भूख से मर जाओगे, कहाँ घुस गए हो, कुछ नहीं आता, लोग ऐसे ही बताते हैं। अब मेरा पूरा घर चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है इंटरनेट की कमाई से। मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। मेरा फ़िज़िकली ऑफ़िस है एस्टेब्लिश्ड, जहाँ पर हम इंटरनेट पे ही बैठ के काम कर रहे होते हैं। क्वेटा में हमारा ऑफ़िस है, इस्लामाबाद में हमारा ऑफ़िस है, यूके में छोटा-सा ऑफ़िस है, 2 लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। 10 लोग 12 क्वेटा में हैं, 4 लोग इस्लामाबाद में हैं। इन सब का घर चल रहा है इंटरनेट के पैसों से। वो इंटरनेट के ज़रिए आ रहे होते हैं, और हमारा मानना ये है, समझना ये है कि हम सारे हलाल काम कर रहे हैं। ई-कॉमर्स पर हम वेबसाइट्स बनाकर देते हैं लोगों को, मार्केटिंग की सर्विसेज़ देते हैं। हमारा अपने 4 स्टोर हैं दराज़ के ऊपर, सेलिंग कर रहे हैं। अमेज़न के ऊपर हमारे 2 स्टोर हैं। इसके अलावा हम लोगों के स्टोर्स मैनेज करते हैं, और मेरे ज़ाती कारोबार के अंदर या मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो या फॉरेक्स वगैरह में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ से पैसे आ रहे होते हैं। इसी तरह ये सब होता था 2012-13 तक, 15 तक। लोगों के दरमियान में, अगर आप लोगों में से किसी ने किया है, मुझे अपने घर में सुनना पड़ता था कि पागल हो गए हो, सारा दिन मोबाइल में, कंप्यूटर में घुसे रहते हो, कोई सरकारी नौकरी कर लो। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से सरकारी नौकरी से शदीद नफ़रत थी। आज तक है। मुझे सरकारी नौकरी का कोई बोले तो समझे मुझे किसी ने गाली दे दी है। पता नहीं क्यों है, पाकिस्तान में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, जो लोग करते हैं, करनी चाहिए नौकरी, कोई बुरी बात नहीं होती। अगर ना होते नौकरी करने वाले तो हमें डॉक्टर कहाँ से मिलता, टीचर ना होते स्कूलों के अंदर, सो बुरी बात नहीं है। हर एक की अपनी पसंद होती है। किसी को सेब पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, कुछ लोगों को अंगूर खाना बहुत अज़ाब लगता होगा। हर एक की अपनी-अपनी पसंद होती है, तो लोगों को अपनी पसंद के साथ जीने दिया जाए ना, वो बेहतर ऑप्शन होता है। मुझे बुरा लगता है कि मैं सरकारी नौकरी जाकर करूँ। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल मेरा मूड नहीं होता। पाकिस्तान जैसे सरकार के अंदर कितनी अच्छी सरकार आ जाए। पिछले 70 सालों से लेकर आज तक, इससे आने वाली शायद ही अगले 70 सालों में मुझे कोई अच्छी सरकार नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि मैं खुद सरकार चला लूँ। इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लगता कि कोई अच्छी सरकार होगी। इसके अलावा मैं सरकार तो अपनी करने के हक़ में हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी के हक़ में नहीं हूँ। किसी को बुरा लगे तो इंतहाई माज़रत। तो पाकिस्तान स्टॉक के बारे में भी अब तक यही मिथ है कि ये सट्टा बाज़ार है, पैसा लगेगा तो जुआ है, हार जाओगे, सारा का सारा नुकसान हो जाता है, ड्रामेबाज़ी है, रिस्क है, कुछ भी नहीं होता। हालाँकि हकीकत ऐसी नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बाकी एक्सचेंज की तरह प्योरली एक बिज़नेस है, जिसे अगर आप समझ कर करते हैं, जिसे आप सीख कर करते हैं, तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। जैसे एक आम कारोबार के अंदर होता है, मुनाफ़े के साथ-साथ कहीं न कहीं रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर होता है। आप पाकिस्तान में मुझे कोई बताए सबसे सेफ़ तरीन बिज़नेस कौन है? आप अपना माइक ऑन करें, कोई भी 1 या 2 कारोबार की बात बताएँ जो आम आदमी समझता है सबसे सेफ़ बिज़नेस है, या सेफ़
इन्वेस्टमेंट है, 2-3 नाम बताएँ मुझे आप। कौन से कारोबार हैं, जैसे सबसे सेफ समझा जाता है, सिक्योर बिज़नेस है पाकिस्तान या सिक्योर इन्वेस्टमेंट है? सर रियल एस्टेट और रियल प्लॉट एस्टेट, वगैरह पे बाइंग। दूसरा क्या? यही रियल एस्टेट मतलब लैंड वगैरह परचेज हाँ, लैंड करना। परचेज़िंग, घर खरीद के रख लिया, किराया आता रहेगा। एक रियल एस्टेट, एक जी और जी। कारोबार, ये इन्वेस्टमेंट के ज़ुमरे में आता है। एक कारोबार है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा सिक्योर समझा जाता है। मैं बता दूँ अगर किसी के ज़हन में नहीं आ रहा, ढाबा, रेस्टोरेंट का बिज़नेस, चाय का होटल खोल रहे हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब के अक्सर इलाकों में, इस्लाम में, कहीं पर भी खोल रहे हैं। किसी को आइडिया है कि जहाँ भी किसी से भी पूछ लें कि सबसे सिक्योर बिज़नेस करना है या किराने का दुकान या ढाबा खोल लें चाय वाला, चलता ही रहेगा। लेकिन अब दोनों के भी एग्ज़ाम्पल बताऊँ, सबसे सिक्योर बिज़नेस हैं दुनिया के, अगर आप लोगों के इर्द-गिर्द में कोई दोनों बिज़नेस करने वाले हैं, तो उनसे जाकर आज नहीं तो कल परसों जब आपको मौका मिले जाकर पूछ लें। रियल एस्टेट वालों का हाल जिन्होंने 2020 में, 19 में, 20 में इन्वेस्ट किया था, उनकी आज क्या पोज़ीशन है? प्रॉपर्टी की कीमतें 40% कम हुई हैं इन 2 सालों में, पिछले में, पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसकी वजूहात मैं बता सकता हूँ टेक्निकली कि क्या है, जिन लोगों के पास हैं, आपके अपने अज़ीज़ और अक़ारिब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और उन्हें तसल्ली दें कि कारोबार के अंदर हमेशा ये साइकिल है, चलता है ऊपर-नीचे का, दुनिया का कोई भी कारोबार हो, ये 2023 के मिड के बाद ऊपर जाएँगी कीमतें। ये भी मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप लिख लीजिए, जिन की ज़मीनों की कीमतें आज कम हुई हैं पिछले 1.5 साल में, ये ऊपर तो जाएँगी लेकिन मार्च-अप्रैल 2023 से पहले नहीं हो सकता पॉसिबल, शायद कहीं इत्तेफ़ाक हो जाए। दूसरा, जो लोग रेस्टोरेंट का बिज़नेस अच्छा समझते थे, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान कितने रेस्टोरेंट तबाह हो गए, बैंकरप्ट हो गए, कितने ढाबे बंद हो गए। आउटलुक सो रिस्क इन्वॉल्व होता है, बताने का मकसद ये था कि दुनिया का कोई ऐसा कारोबार नहीं जहाँ पर रिस्क ना हो। अगर आप हलाल कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी सट्टा बाज़ार नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप सट्टा हर जगह लोग खेल लेते हैं। इसी तरह आप रियल एस्टेट के अंदर लोग जो है नई बनने वाली स्कीम के अंदर फाइलें खरीद लेते हैं सट्टे के तौर पर कि बढ़ेगी, पता चलता है कि उसने तो 1 लाख फाइलें बेचकर बंद कर दी स्कीम ही, भाग गया बंदा। इस तरह का फ्रॉड होता है रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर, हालाँकि वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न देने वाला बिज़नेस है, इसके बावजूद वहाँ भी हो रहा होता है फ्रॉड। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इस तरह का लोग सट्टा खेल सकते हैं, 4-5 लोग बुरे हो सकते हैं। सारा बिज़नेस खराब नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट है वो बुरी नहीं है, मार्केट के अंदर 2-4 लोग बुरे हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आगे भी हम सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एक मिसाल मैंने पहले किसी एक बंदे को दी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आप कंपनी ढूँढते हैं, हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में बातचीत करेंगे इसके ऊपर तफ़सील के अंदर कि बेहतरीन कंपनी कौन-सी है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, अगले 4 सालों में, 5 सालों में या 15 सालों में आपको बेहतर रिटर्न मिले। आप ज़मीन खरीदने जाते हैं रियल एस्टेट में, यही देखते हैं कि 10 साल बाद इस ज़मीन की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कंपनी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, ये तफ़सील से हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना है अगले 4 साल के लिए और आप टमाटर का ट्रक लेकर खड़ा कर दें कि आज सस्ता मिल रहा है टमाटर ₹100 किलो, साल बाद मैं इसको ₹200 किलो बेचूँगा। तो टमाटर आपके खराब हो जाएँगे, आप सट्टा खेल रहे हैं। बुराई टमाटर के कारोबार में नहीं थी, आपकी प्लानिंग के अंदर थी कि टमाटर को या तो आपको केचअप बनाना आना चाहिए, 6 महीने बाद टमाटर 6 दिन बाद खराब हो जाएँगे भई। अगर तुम इस लिहाज़ से खरीद रहे हो कि मैं टमाटर का ट्रक आज खरीदूँगा, 6 महीने बाद इसकी कीमत बढ़ेगी तब बेचूँगा, तो टमाटर खराब हो जाएँगे, फिर आप बोलते रहोगे कि टमाटर का कारोबार सट्टा है, जुआ है। सारी दुनिया को बताते फिरोगे टमाटर में इन्वेस्ट नहीं करना भाई, टमाटर का कारोबार जुआ है, नुकसान दे देता है। कोई टमाटर के कारोबार से नहीं कमा सकता, यही बोलते रहेंगे आप। अगर आपने इस ज़राए से किया, या आप अभी जाकर किसी आइस फैक्ट्री में जाएँ, सिंध के जो लोग हैं बलूचिस्तान में, या आप इंटीरियर पंजाब में जहाँ लोगों के पास फ्रिजें नहीं होती, बर्फ़ ले रहे होते हैं घर के लिए ₹20 ₹50 की। अभी जाकर किसी आइस फैक्ट्री को कहें कि मुझे 10 लाख की बर्फ़ दे दो क्योंकि गर्मी में महँगी बिकती है, मैं बेचूँगा। तो आप सारी उम्र खुद को भी गालियाँ देते रहेंगे, आइस फैक्ट्री को भी कि भई बर्फ़ का कारोबार मत करना, बर्फ़ का कारोबार जुआ है, सारा पिघल जाता है, पानी हो जाता है पैसा आपका। तो आपकी गलती कहाँ थी कि आपने
इन्वेस्ट किस हिसाब से किया है। बर्फ़ कब चलती है, टमाटर कब महँगे होते हैं, आपको रिसर्च ही नहीं थी, आपके पास पता ही नहीं था। अगर इसी तरह आप स्टॉक मार्केट के अंदर आएँगे, आप ई-कॉमर्स के अंदर जाएँगे, आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस इसी जगह तरह करेंगे या आप प्रॉपर्टी के काम में इस तरह पैसे इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि 4 लोगों को मिल रहे थे, आपने भी जाकर ले ली ज़मीन, आपको नुकसान होगा, आप उसको फिर सट्टाबाज़ी कहते रहेंगे। मोस्टली लोग यही करते हैं जो आपको सट्टा कहते हुए नज़र आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ई-कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन कारोबार के अंदर जो कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, ऑनलाइन पैसा उन्होंने इसी तरह पैसा लगाया है कि टमाटर की ट्रक खरीदी है, 6 साल बाद बेचूँगा टमाटर मैं क्योंकि महँगे होंगे 6 महीने बाद। 6 महीने बाद टमाटर महँगा तो होता ही है, लेकिन उसका टमाटर जो उसने लिया था वो खराब हो चुका होता है। तब उसे पता चलता है कि ये बिज़नेस फ्रॉड है, टमाटर से कोई कारोबार नहीं हो सकता। इस ट्रेनिंग का एक मकसद है कि लोगों से ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए। जितने लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, उन सब का कम से कम ये मामला क्लियर हो जाए, हमारी कोशिश होगी। हम सबको तो बता नहीं सकते, जितने लोगों को कोशिश कर रहे हैं बता सकें। सो हम आते हैं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? शेयर मार्केट क्या होती है? बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है रेफ़र करती है किसी भी पब्लिकली हेल्ड कंपनी की, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं कि जिसमें हिस्सादारी आम आवाम की भी हो, कोई भी उस कंपनी में हिस्सादारी हासिल कर सकता हो, वो कंपनी लिस्टेड हो पब्लिकली, तो उसके शेयर खरीदो-फ़रोख्त हो रहे हो, तो हम उसे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कहते हैं, जहाँ लीगली जहाँ पर शेयर की खरीद और फ़रोख्त हो रही है। अदरवाइज़ होता ऐसे है, हमने बताया पील टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नाम से आपको प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब हम 4 लोग हैं जो इसके शेयर होल्ड करते हैं प्राइवेटली, हमारी मिल्कियत है। आम आदमी कोई आएगा भी, 5वाँ बंदा कोई आएगा तो हम 4 अपने जो शेयर्स हैं 25% उसमें से 5-5% करके अब 5वें बंदे को देंगे, हम 5 बंदे ओन करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पब्लिकली लिस्ट करें इस कंपनी को और हम बाकी अवाम से पैसा लें, तो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाकर इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराएँगे, उसके कवानीन के तहत, और ये लिमिट कंपनी जो है फिर हमारी प्राइवेट लिमिटेड के बजाय बन जाएगी पील टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बैंक के किसी भी नाम के साथ आपको प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज़ नज़र नहीं आता। बैंक्स जितनी भी हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, ये सारी पब्लिकली ओन्ड कंपनीज़ हैं, मतलब इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड और बहुत सारी कंपनीज़ जिनके साथ नाम के साथ पाकिस्तान के अंदर हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के अंदर जो भी उनके मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज हो, अपने कवानीन होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कानून ये है कि कोई भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होगी, तो उसके नाम के साथ प्राइवेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। बैंक्स जितने भी हैं पाकिस्तान में मोस्टली सिवाय वो जो सेमी बैंक्स बने हैं, एनआरएसबी का बैंक या मोबिलिंक का बैंक, वो अब तक सारे पब्लिकली ओन नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े बैंक्स जितने भी हैं वो सारे पब्लिकली ओन्ड हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड उनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली बनी थी 1947 में ही, पाकिस्तान आज़ाद होने के या पाकिस्तान की अलहदगी के फ़ौरन बाद 1 महीना बाद इस्टेब्लिश हो गई थी। हम जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उससे अलग हो गए थे। वहाँ पर उससे पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, वहाँ फ़ॉर्मली कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम मिला। जब पाकिस्तान अलग हुआ था हिंदुस्तान से, तो हमारा दारुल खिलाफ़ा कैपिटल कराची था। ये बहुत सारे लोगों को जनरल नॉलेज में नहीं पता होता, आम-सी बात है, लेकिन क्योंकि 90s के बाद वाले बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है, ना मुतालिआ पाकिस्तान पढ़ाता है, ना कोई हमें बताता है। कराची हमारा पहला दारुल खिलाफ़ा था, इसलिए मोस्टली सरकारी बिल्डिंग, सरकारी इमारतें वहीं हुआ करती थी। इसका नाम भी कराची स्टॉक एक्सचेंज था उस वक़्त, जो बाद में अब रिसेंटली हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को मिलाकर कोलैब करके एक स्टॉक एक्सचेंज बना दी गई और उसका नाम रखा गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ताकि तीनों शहरों की अलग कंपनी ना रहें। इन तीनों कंपनियों को कोलैब करके एक ही स्टॉक एक्सचेंज बना दी गई अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पीएसएक्स के नाम से। बाकी इसका जो इंडेक्स है अभी तक कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ही चलता है, क्योंकि वो बेसिकली बन चुका था केएससी के नाम से। केएससी 100 इंडेक्स का हम बात करेंगे। ये कॉमनली यूज़ डिक्शनरी है, हमने शुरू में भी बताया, क्योंकि ये ट्रेडिंग बहुत बेसिक है। बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें हम जब टेक्निकली बात कर रहे होंगे आगे चलकर, तो आपको शायद शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करूँ, आप परेशान हो जाएँ, ये कौन-सा वर्ड है, क्या बात करते हैं? तो उसके लिए बेसिक एबीसी डिक्शनरी कह लें, एबीसी कह लें उसकी,
कि ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते वक़्त, कहीं खरीदो-फ़रोख्त करते वक़्त नज़र आएँगे आपके। जब आप इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे तो आपके स्टेटमेंट के अंदर नज़र आएँगे ये वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है। पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होता है, केएसई 100 ये मेजर इंडेक्स है कराची जो कराची स्टॉक एक्सचेंज था या पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इस वक़्त है, उसमें टोटल इस वक़्त कंपनी रजिस्टर्ड है 528 या 558। मुझे एक्यूरेट अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ चाहता हूँ, लेकिन 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं और 600 से कम है। 528 या 558 का नंबर है। मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर ज़हन में नहीं आ रहा, इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल 500 से ज़्यादा है और 600 से कम है, ये मुझे कन्फ़र्म है इस वक़्त तक जो रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लेकिन केएसई 100 वो इंडेक्स है जो इनमें से 100 बेहतरीन कंपनीज़ जो परफ़ॉर्म कर रही होती हैं या टॉप कंपनीज़ है पाकिस्तान के अंदर, उनका इंडेक्स है। रोज़ाना आप खबरों में सुनते हैं केएसई 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट का इज़ाफ़ा, 400 पॉइंट की मंदी, सुबह-सुबह खबर में सुन रहे होते हैं आप। तो ये इंडेक्स जो है 100 बेहतरीन कंपनी या जो 100 बड़ी कंपनियाँ हैं पाकिस्तान की, उनके शेयर्स की खरीदो-फ़रोख्त के हवाले से बना जाता है। इन कंपनीज़ के अंदर अगर इनके शेयर्स की प्राइस बढ़ रही होती है, तो इंडेक्स जो है पॉज़िटिव शो करेगा। अगर इन कंपनियों के शेयर्स की कीमतें गिर रही होती हैं, 100 बेहतरीन या 100 बड़ी कंपनियाँ जो पाकिस्तान की हैं, उनके शेयर की प्राइस कम होगी, तो पाकिस्तान का जो इंडेक्स है मेन केएसई 100 वो नेगेटिव शो होगा, सुबह खबर में आपको मिल जाएगा। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 126 पॉइंट की बेहतरी पर था, सुबह ओपन होते लास्ट में 78 पॉइंट पे क्लोज़ हुआ पॉज़िटिव में। कल हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है इससे ज़्यादा पॉज़िटिव हो। बहरहाल दूसरा आपको वर्ड मिलेगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये वो एक्सचेंज है जहाँ पर फ्यूचर कमोडिटीज़ और फॉरेक्स की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक गलतफ़हमी ये कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग पाकिस्तान में मना है, गैर कानूनी है। सो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर अपनी लीगल कंपनी है जो एसईसीपी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड है। तो अगर कोई कारोबार मना होता तो पाकिस्तान की हुकूमत उसे लाइसेंस क्यों देती? तो फॉरेक्स का कारोबार मना नहीं है, कुछ ब्रोकर्स, इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, मैं माज़रत के साथ नाम ले लेता हूँ, ओक्टा एफएक्स, ईज़ी एफएक्स, फिलां ऐसे और बहुत सारे हैं जो आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर इश्तिहार नज़र आते हैं। ये ब्रोकर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उनके ज़रिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करना मना है। लेकिन फॉरेक्स का ट्रेड करना मना नहीं है। फॉरेक्स की ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूँ, आपको लगता है डॉलर आज 120 ₹220 का है, आपको फ़ील हो रहा है, लग रहा है कि डॉलर ₹230 का जाएगा। आप जाते हैं सुबह सवेरे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी एक्सचेंज वाले को ₹2,20,000 देकर या 2,40,000 जो भी बनते हैं, $1,000 ले लेते हैं अपने पास। $1000 आपने लेकर रख दिए आज ₹220 के हिसाब से, 4 दिन बाद जब इसकी कीमत ₹230 हो गई, ₹225 हो गई, तो आपने वो डॉलर जाकर उसी एक्सचेंज वाले को बेच दिए, जो क्वेटा में, कराची में, इस्लामाबाद में, जहाँ मार्केट में अ, खोले बैठा या आपने किसी बैंक से जाकर लिया। सो जितने बिज़नेसेज़ हैं पाकिस्तान में जो सरेआम चल रहे हैं मोस्टली 99% उनमें से वो लीगल ही होते हैं। सो ये आपने फ़ॉरेन एक्सचेंज का काम किया है, बिज़नेस किया है जो $1000 के ऊपर आपको ₹10 फ़ी डॉलर बचत हुई, ये आपका हलाल मुनाफ़ा है, आपने डॉलर खरीदे थे, डॉलर बेच दिए। 10 दिनों के अंदर ये फ़ॉरेन एक्सचेंज होती है। यही काम जब ऑनलाइन करते हैं, हमने फ़िज़िकली डॉलर नहीं लिया, लेकिन हमने डॉलर की ट्रेड कर ली कि आज हमें $1000 दे दो, बढ़ेगा तो मैं बेच दूँगा, नहीं बढ़ता तो मैं नुकसान में बेच दूँगा। दोनों तरफ के कारोबार में दोनों होता है। आज आपने 220 का डॉलर लिया, इसहाक डार साहब सख्ती करते हैं, वो 218 का हो जाता है या 215 का हो जाता है। आप पैनिक होकर बेच देते हैं कि डॉलर बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। सो कारोबार है, वहाँ नुकसान होता है। सो फ़ॉरेन एक्सचेंज मना नहीं है, फ़ॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है वो लीगल है, लेकिन अगर आप लीगली रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर कारोबार करते हैं। सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो पाकिस्तान में आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएँगे तो मेन अकाउंट आपका सीडीसी के पास होगा, ताकि अगर कहीं कल-कला आपका ब्रोकर कोई फ्रॉड करे, ब्रोकर आप कहीं भाग जाए, तो पाकिस्तान में एक नेशनल इदारा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जिसके पास आपके शेयर्स होंगे, जो आपकी ज़मानत देता है कि आपको नुकसान से बचाया जा सके या आपके साथ जो ब्रोकर फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे बचाया जा सकता है। इसलिए अगर कोई ब्रोकर पाकिस्तान में सीडीसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान नहीं लेती, ना ही सीडीसी ले सकता है।
एनसीसीपीएल एक नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, जो कहीं भी आप बैंक अकाउंट भी ओपन कराते हैं, तो आपसे जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाती है, फॉर्म पे दस्तखत लिए जाते हैं, वो एनसीसीपीएल में जाता है। आप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा आज तक। आज आपको हो सकता है पता हो मेरी तरह, लेकिन अक्सरियत को पता नहीं होता कि आपके बैंक के क्लियरिंग, आपका लोन के डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है क्लियर कर रही होती है। स्टॉक एक्सचेंज के तो 99%, 100% डॉक्यूमेंट्स वहीं से वेरीफाई होकर आते हैं कि ये बंदा क्लियर है या नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ब्रोकरेज फर्म बीआर के शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, कहीं बीआरई के बीआरओ के लिखा हुआ मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म होती है, या ब्रोकरेज सिर्फ शॉर्ट में लिखा होता है, उसके आगे पैसे लिखे हुए मिलेंगे आपको स्टेटमेंट में। तो ब्रोकरेज की फीस होती है एक, आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो ब्रोकरेज की फीस लगती है। रेगुलर या रेडी मार्केट आम मार्केट है, जिसमें आप शेयर्स खरीदो फरोख्त करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट होती है, जहाँ पर आप फ्यूचर की ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब आपने शेयर खरीदा नहीं था जब सस्ता था, लेकिन आपको लगता है कि अब ये शेयर की प्राइस 120 हो गई है, मैं बेच रहा हूँ पहले। इस पर हम तफसील में बात करेंगे बाद में। आप पहले बेचते हैं, बाद में खरीदते हैं जब सस्ता होता है। सो स्टॉक मार्केट के अंदर ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि आप पहले शेयर को बेच दें और बाद में जब सस्ता हो तब खरीद लें। डीएफसी का वर्ड आपको नजर है, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक सीडीएफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंशिएशन। ओडीएल का वर्ड आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा। ओड लॉट, मोस्टली जो शेयर्स आप खरीदते हैं बेचते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो लॉट की सूरत में आते हैं। कंपनी के आप 50 शेयर खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे, 3 या 10 नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपने 3 शेयर खरीदने हैं, 7 शेयर खरीदने हैं, 12 खरीदने हैं, तो आप रेडी या रेगुलर मार्केट के बजाय ओडीएल मार्केट के अंदर से खरीदते हैं। ये डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, उसकी ब्रोकरेज फर्म में उसी अकाउंट के अंदर आपको मिलती है, लेकिन ओडीएल का रेट रेगुलर मार्केट से अलग होगा। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर का शेयर चल रहा है 2200 रुपए का। अगर आप ओडीएल में खरीदते हैं, वहाँ पर लॉट है 100 शेयर्स की, आप चाहते हैं कि 2 शेयर्स मिल जाएँ, तो वो 2200 के बजाय हो सकता है आपको 50 रुपए इज़ाफ़ी में मिले, हो सकता है 50 रुपए कम में मिल जाए। वहाँ रेट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये ब्रोकरेज फर्म अपनी मर्ज़ी के ऊपर चला रहे होते हैं। एलबी लेवरेज या एमटीएस मार्जिन ट्रेड सिस्टम, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे आगे। ये लेवरेज बाय का सिस्टम, आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, लेकिन आपको ब्रोकरेज फर्म जो है लेवरेज देती है, आपको मार्जिन दे देती है कि आप 3 लाख रुपए तक की ट्रेड कर लें, 3 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद लें। जिसमें नुकसान सारा आप उठाएँगे, फर्म का नुकसान नहीं होगा, उसके सारे आप ज़िम्मेदार हैं। प्रॉफ़िट होगा तो उसपे मामूली सी फ़ीस होती है जो ब्रोकरेज फर्म आपसे लेती है। प्रॉफ़िट भी 99% आपका होता है, लेकिन उसके ऊपर फ़ीस ली जाती है लेवरेज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर जो भी आपसे मार्जिन आपको दिया जाता है बाकी 2 लाख रुपए का। ये डिपेंड करता है ब्रोकरेज फर्म के ऊपर। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म देती ही नहीं है पाकिस्तान में, एलबी सिस्टम, एमटीएस का सिस्टम ही नहीं दे रही होती, और कुछ ब्रोकरेज फर्म जो है दे रही होती है 2% का, कोई 3 का, 3x, 2x। 1 लाख है तो कुछ आपको 2 लाख रुपए की ट्रेड की इजाज़त देंगी, कुछ आपको 5 लाख की इजाज़त भी देंगी, डिपेंडिंग कि किस फर्म के अंदर, किस ब्रोकरेज के अंदर आपका अकाउंट है। टीपी, टेक प्रॉफ़िट, स्टॉप लॉस, ये वो आम से अल्फ़ाज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रेड के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रेड, कि आप प्रॉफ़िट कब लेंगे और आपने स्टॉप लॉस कब लगाना है। स्टॉप लॉस का एक बहुत अच्छा फार्मूला है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या किसी भी ट्रेडिंग के बिज़नेस के अंदर। ये आपको बहुत कम बिज़नेस में मिलेगा कि आपने कोई कारोबार शुरू किया है 1 लाख रुपए का, और आप चाहते हैं अगर मुझे नुकसान हो, 90,000 के नुकसान के ऊपर मैं निकल जाऊँ इस नुकसान से, इससे ज़्यादा नुकसान ना करूँ। अगर आप होटल खोल लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, उसकी कीमत गिर गई, आपने 50 लाख का प्लॉट खरीदा, इत्तेफ़ाक से कोई भी मसला हुआ, गैर कानूनी निकल आई, कोई और मसला आ गया किसी वजह से, वो ज़मीन अब 20 लाख से ज़्यादा में नहीं बिक रही, आपको 30 लाख का नुकसान हो रहा है, या 40 लाख से 10 लाख का नुकसान हो रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कि 45 पे बेच दें आप किसी तरह से। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ये खूबी है जो आपको लॉस कैलकुलेटेड करने की हिम्मत दे देता है कि आप जितना लॉस कर सकते हैं उस पे स्टॉप लॉस लगा दें। मार्केट कितनी ही गिर जाए, कितनी ही कंपनी डूब जाए, लेकिन आपको ज़ाती तौर पर इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपने 10,000 के शेयर्स खरीदे, आप चाहते हैं कि अगर इस शेयर की कीमत गिर जाए, कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आ रही है या कंपनी में कोई मसला हो गया, तो मैं 9,000
के नुकसान पर, मतलब 1000 के नुकसान पर निकल जाऊँ, मुझे 9000 वापस मिल जाए, तो आप स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए शेयर पर खरीदते वक़्त ही लिमिट लगा देते हैं कि इससे नीचे आया जाए तो मेरा शेयर बिक जाए, तो वो ऑटोमैटिकली सेल हो जाता है आपका शेयर, आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मेरी नज़र में इससे अच्छा कारोबार शायद ही कहीं हो, जो आपको फिक्स बता देता है कि अगर आप नुकसान में जा रहे हो तो इतनी हद लिमिट, अपनी मर्ज़ी का लिमिट लगा दें कि इससे ज़्यादा नुकसान मैं नहीं करना चाहता, तो आपका इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बाय लिमिट, सेल की लिमिट होती है, एक शेयर की प्राइस चल रही है आज ₹100, आप चाहते हैं कि जब ये ₹98 पे आए, 96 पे, तब मैं खरीदूँ, तो आप ऑर्डर लगा देते हैं ₹96 का और सो जाते हैं। जब भी वो ₹96 का होगा, आपको वो मिल जाएगा। इसी तरह सेल की लिमिट, आपने ₹96 पे खरीदा और सेल लिमिट लगा देते हैं ₹100 का। सुबह सवेरे आपने खरीद लिया, साढ़े 9 बजे मार्केट खुली 96 का, आपने ऑर्डर लगा दिया 98 पर सेल का, तो शाम को जिस वक़्त 4 बजे तक मार्केट बंद होती है, साढ़े 3 बजे, तो उस वक़्त किसी भी टाइम पर उस शेयर की प्राइस ₹98 होगी, आपने सेल लिमिट लगाया हुआ है, तो ₹98 पर सेल हो जाएगा। सेम दिन के अंदर अगर आपने 100 शेयर खरीदे थे, ₹200 पर शेयर, ₹200 का आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा, बगैर किसी मेहनत के, मशक्कत के। आपने सिर्फ़ रिस्क लिया कि 96 पे खरीदा, 98 पे वो शेयर बेच दिया। जो भी रेंज चल रही होती है 1 दिन की, उस लिमिट के अंदर आप सेल परचेज़ का ऑर्डर लगा सकते हैं। अ, ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये कंपनी का डिविडेंड वगैरह चेक करते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी आपको, या कंपनी कितना कमा रही है, कितना प्रॉफ़िट में है, कितने नुकसान में है कंपनी के शेयर से। ये जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उसमें तफ़सील से पढ़ेंगे। प्राइस टू अर्न रेशो, देखते हैं कि कंपनी अ, अर्निंग कितनी कर रही है, या हम जो शेयर खरीद रहे हैं, सॉरी, उस पे अर्निंग की क्या रेशो है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, स्टॉक की वैल्यूएशन हम निकालते हैं कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है तो हमें कितनी ग्रोथ मिलेगी, कितने फ़ीसद मुनाफ़ा मिलेगा। आप बैंक में पैसे रख देते हैं, आपको सालाना इस वक़्त पाकिस्तान में 13% 14% फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पे जो मुनाफ़ा मिल रहा होता है। हलाल-हराम वाली अलग बहस है, लेकिन जो फ़िक्स मुनाफ़ा आपको मिलता है वो 13 से 14% होता है। लेकिन आप जब शेयर खरीदते हैं तो उसपे आपका जो मुनाफ़ा है वो 25% से 500% तक हो सकता है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो है, डिपेंडिंग कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर। ये हम आने वाले सेशंस के अंदर अ, उसके अंदर फिर देखेंगे, जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू, एक है शेयर की मार्केट के अंदर वैल्यू जिस पे ट्रेड हो रहा है। फ़र्ज़ करें एचबीएल का शेयर आज ट्रेड हो रहा है ₹69 पे, ₹70 ₹69 के ऊपर। लेकिन उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो है ₹110। अगर आज एचबीएल की सारी कंपनी को बेच दिया जाए और उसके सारे जितनी भी वैल्यू होती है उसके कर्ज़े उतार कर एचबीएल के मुलाज़िमों को तनख्वाह दे दी जाए, एचबीएल ने अपने जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो सारे दे दिए जाएँ, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो सारे शेयर होल्डर में तक़सीम किए जाएँ, तो हर शेयर होल्डर को एक शेयर के ऊपर ₹110 मिलेंगे। लेकिन उसका शेयर इस वक़्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹70 के ऊपर। आप इस उम्मीद पर ये एचबीएल का शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं और उसकी लायबिलिटीज़ कम है, तो कभी न कभी ये शेयर ₹110 का हो जाएगा अगर आप ये ₹70 पर खरीद लेते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाज़मी नहीं है कि एग्ज़ैक्टली सेम सिनेरियो हो, लेकिन अगर एचबीएल के केस में आप अभी जाकर प्राइस देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, उसकी प्राइस जो है 69 या ₹70 है। उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो ₹110 के पास है। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, जो हम शेयर खरीदने से पहले, ट्रेड करने से पहले चेक करते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है उसकी और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। एंटरप्राइज़ वैल्यू, यही मार्केट वैल्यू होती है कि इस वक़्त शेयर किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इंस्ट्रक्ट वैल्यू अ, एग्ज़ैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग ये प्राइस टू बुक वैल्यू होती है कि किस वैल्यू पर ये शेयर खरीदा जाए तो मुझे कोई प्रॉफ़िट होगा, फ़ायदा हो सकता है। अ, वॉर वीएआर का वर्ड होता है वैल्यू एट रिस्क, कितना रिस्क है अगर इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ। मैं टमाटर की ट्रक लूँ 6 महीने में के लिए, कितना रिस्क है, या मैं आलू की ट्रक लूँ उसमें कितना रिस्क होगा। रिस्क हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिस्क हो सकता है, नंबर्स के हिसाब से हमें। एलडीसीपी, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आपको प्राइस के साथ लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस नज़र आ रही होती है और करंट प्राइस नज़र आ रही होती है। ये हम सारा जब प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे आपको नज़र आएगा।
डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफ़िट में से शेयर्स होल्डर को तक़सीम करती है। फ़र्ज़ करें मैं रिसेंटली फिर एचबीएल की मिसाल दूँ, एचबीएल ने ताज़ा हमें डिविडेंड दिया है ₹1.5 का, हर शेयर के ऊपर ₹1.5 का प्रॉफ़िट, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसको मिलेगा ₹1500, 100 शेयर्स के ऊपर नहीं, ₹150 हाँ, ₹1500 का डिविडेंड। शेयर की प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शेयर खरीदा था ₹70 का, 1000 शेयर्स, और अब मुझे ₹1500 उन्होंने डिविडेंड दे दिया। शेयर की प्राइस 70 के बजाय 80 हो जाती है, वो प्रॉफ़िट आपका अलग है, ये डिविडेंड आपका अलग है। डिविडेंड बहुत सारी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अ, साल में 3 से 4 बार डिविडेंड दे रही होती है। मोस्टली बैंक कंपनी साल में 3 बार देती हैं। हर क्वार्टर के ऊपर अलग देती हैं और एनुअल क्लोजिंग के ऊपर अलग देती हैं। ओवरऑल चार्ट बन जाती हैं बड़ी बैंकिंग कंपनीज़ मोस्टली, सबका एक साथ नहीं हो सकता लेकिन मोस्टली। और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो साल में एक ही बार देती हैं कैलकुलेट करके जब ईयर एंड हो रहा होता है। कुछ कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड होता है तो वो डिविडेंड देती हैं फरवरी-मार्च में। कुछ कंपनियों का डिविडेंड एनुअल ईयर एंड होता है जून में, तो जुलाई-अगस्त में आपको डिविडेंड दे रही होती है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे, तो उसके ऊपर आपको एक पैसिव इनकम मिल रही होती है डिविडेंड की सूरत के अंदर। आपके हर 2-3 महीने बाद अगर आपने 10 अलग कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो किसी न किसी कंपनी का क्वार्टर पूरा हो रहा होता है, किसी कंपनी का एनुअल रिटर्न पूरे हो रहे होते हैं, वो डिविडेंड दे रहे होते हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। और डिविडेंड के पैसे डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में आते हैं, आपके ब्रोकर के पास नहीं जाते। एक्स डेट ईएक्स या एक्सडी के साथ लिखा हुआ होता है शेयर के साथ। ये वो तारीख होती है जिस दिन अगर आपने एक्स डेट पर खरीद लिया या इसके बाद की तारीख पर शेयर खरीदा है तो आपको इस साल का या इस क्वार्टर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। उससे पहले जिन्होंने खरीदा था शेयर, उनको डिविडेंड मिलेगा। इस दिन को या इससे बाद खरीदने वालों को नहीं मिलेगा। जब अगला डिविडेंड आएगा तब आपको मिलेगा, लेकिन जो डिविडेंड अब मिल रहा है, ये आपको नहीं मिलेगा। टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ आखिरी 12 महीनों की रिपोर्ट जो होती है, ये हम फाइनेंशियल जब डिस्कस करेंगे तफ़सील में, उस पे हम तफ़सील से बात करेंगे कि टीटीएम क्या होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है? कोई भी पाकिस्तानी शहरी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी आईडी हो या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या नाइकोप मिलता है, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो कार्ड होना चाहिए तो वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं एनआईसी पासपोर्ट या नाइकोप के साथ। उसके साथ प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, या आपकी फ्रीलांसर हैं तो आपके अपने राइटिंग पैड के ऊपर लिखा हुआ बयान हल्फ़ी कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरी ऑनलाइन इनकम आती है और ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट लाज़मी है, इसके बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो एनटीएन या बिज़नेस ओनर का जो भी प्रूफ है वो। अ, आपका यूटिलिटी बिल आपके नाम पर होना ज़रूरी नहीं है, जो भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस दे रहे हैं, एड्रेस जो भी आप दे रहे हैं उसके ऊपर आपके रहने का प्रूफ, वो यूटिलिटी बिल होना ज़रूरी है, आपके अपने नाम पे ऊपर होना ज़रूरी नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ₹5000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रोकर के डिफरेंट अ, क्राइटेरिया हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको देते हैं कि आप ₹5000 से स्टार्ट कर लें ट्रेडिंग के लिए। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कहते हैं कि मिनिमम 40,000 आप लेकर आएँ तब हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। ये फ़ीस किसी की नहीं है इतनी, फ़ीस कुछ भी नहीं है बेसिकली। जब आप ट्रेड करते हैं उसके ऊपर शेयर्स के ऊपर फ़ीस ली जाती है, लेकिन ये मिनिमम अमाउंट है जिससे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस टाइम 3 से 5 बिज़नेस डेज़ बोला जाता है किताबों में, इनके फर्म्स के अंदर, लेकिन रियल में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। प्रैक्टिकली मेरा 3 ब्रोकर्स के साथ तजुर्बा है। मोस्टली जितने लोग हम कनेक्टेड हैं आपस में बातचीत करते रहते हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि 5 दिन के अंदर अकाउंट ओपन हो जाए, नहीं होता। प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर 8 दिन लग जाते हैं, 8 वर्किंग डेज़ का मतलब 2 हफ़्ते आपके, क्योंकि वर्किंग डेज़ 4-5 होते हैं टोटल, जुम्मे तक, जुम्मा आ गया तो फिर अगले 3 दिन आप इंतज़ार करेंगे। अगर आपने ब्रोकरेज फ़र्म देखने हैं लीगली जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप लिस्ट देख सकते हैं। ये जितने भी ब्रोकर हैं ये लीगली रजिस्टर्ड हैं। अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि उनका अपना ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। फ़ोन या एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे आप शेयर की खरीदो-फ़रोख्त ना करें, ऑनलाइन पोर्टल होना ज़रूरी है। अगर आप एसएमएस के ज़रिए कोई ब्रोकर कहता है कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपके लिए शेयर खरीद लेंगे, भेज देंगे,
तो चांसेस हैं कि आपके साथ कहीं फ्रॉड हो रहा हो, ठीक है? इसलिए वो ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसकी अपनी वेबसाइट हो, अपना ट्रेडिंग पोर्टल हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कम से कम वेब पोर्टल अपना होना चाहिए, जो मोबाइल के ऊपर भी ओपन हो जाए। एप्लीकेशन होना लाज़मी नहीं है, लेकिन मोबाइल के ऊपर वेबसाइट उनकी ओपन हो जाए। उनकी अपनी वेबसाइट होना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रियल टाइम डेटा दिखा रही हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे एक शेयर की प्राइस शो हो रही है, जो एग्ज़ैक्टली वही प्राइस उनकी वेबसाइट पे भी शो हो रही हो। हम अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। बेसिकली 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो इस मार्केट के अंदर खेल रहे होते हैं, इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टिंग जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी आपने लेकर रख दिया, ज़मीन की एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानियों को आसानी से समझ आती है। आपने जाकर कोई ज़मीन खरीदी और आप सोचा कि 10 साल बाद इसकी जब कीमत बढ़ेगी तब मैं बेचूँगा। आपने कोई कमेटी रख ली, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं कि 10 साल बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्लान लाइक। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जब भी आप सोचते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। अ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरी तौर पर, जो मेरा मानना ये है कि हम में से अक्सरियत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पे पैसा चाहिए होता है कि घर के खर्चे पूरे करने हैं, फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट तो तब सोची जाएगी, ये उन लोगों का काम है जब इज़ाफ़ी पैसा होगा ना। आपको फ़िलहाल इस मामले की टेंशन है कि कल घर का बिल कैसे देना है, फ़ोन का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, घर का राशन लाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं कि आपने जाकर ओएलएक्स पे कोई चीज़ खरीदी, मोहल्ले में आकर बेच दी, या मोहल्ले से खरीदी ओएलएक्स पे बेच दी, ये ट्रेडिंग है बेसिकली। आपने कहीं से एक चीज़ खरीदी, सब्ज़ी मंडी गए, 10 किलो टमाटर खरीदे, मोहल्ले में आकर रेहड़ी लगाई, आपने बेच दी, ये ट्रेडिंग है। कि आपने ₹10 ₹50 जो कमाए इस बिज़नेस के हवाले से, ये ट्रेडिंग है और मोस्टली लोग यही करते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद बहुत कम है, ट्रेडर्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को फ़ौरी मनी चाहिए, फ़ौरी तौर पे पैसा चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास इन्वेस्टर कम हैं, ट्रेडर ज़्यादा हैं। ट्रेडर क्या करते हैं, सुबह शेयर खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं, या आज शाम को खरीद लिया, ₹60 के हिसाब से सुबह ₹62 का हुआ, बेच दिया। उनको ये फ़िक्र नहीं है कि कंपनी है, नहीं है, भाग जाए, कुछ भी करे, मुझे ₹2 मिल रहे हैं, मिल जाएँ। मोस्टली लोग ये कर रहे होते हैं। सो जो ट्रेडर होते हैं वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी को चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी चलेगी या नहीं, कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। उस हवाले से कंपनी को देखकर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो टेक्निकल कॉल्स देखता है कि इस कंपनी का शेयर ₹100 पे भी जाता है, 70 पे भी आता है, फिर 100 पे जाता है, 70 पे आता है, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं 70 पे खरीद लूँ, 80-90 पे बेच के निकल जाऊँ, 100 पे जाए या ना जाए, मेरा इससे लेना-देना नहीं है। वो प्राइस को एनालाइज़ करता है। ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि किस तरह प्राइस एनालाइज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए। प्राइस को एनालाइज़ करके मुनासिब प्राइस पे खरीदता है, मुनासिब प्राइस पे बेच के निकल जाता है। ना डिविडेंड से लेना-देना होता है उसका, ना कोई कंपनी के लॉन्ग टर्म से, ना कंपनी के फंडामेंटल इतने ख़ास पड़ते हैं कि कंपनी रहे ना रहे, मुझे ₹4 का फ़ायदा दे और मैं निकल जाऊँ इससे। बहुत से लोग इस डे के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं। एक ही दिन के अंदर सुबह खरीदा, शाम को दोपहर में मार्केट बंद होने से पहले क्लोज़ करके बेच दिया, या जो है 2 दिन 4 दिन के अंदर खरीदते हैं, बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फ़र्क क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है जनरली रेगुलेटेड स्टॉक ट्रेडिंग होती है। ट्रेडर जो हैं उनके लिए जो है लेवरेज का ज़्यादा मौका मिल जाता है। स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2x 3x का लेवरेज देते हैं पाकिस्तान के जो ब्रोकर्स हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, यूनिलीवर का, एचबीएल का, अ, टाटा टाटा मोटर्स वगैरह इंडियन कंपनी है माज़द के साथ, बाटा का, सर्विसेज़ का कोई शेयर खरीद रहे हैं आप, तो उसमें दो आपके ₹100 हैं तो ₹200 आपको ब्रोकर देगा। लेकिन जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपके 100 के ऊपर ₹1000 आपको, ₹900 आपको ब्रोकर दे रहा होता है, स्पेशली इंटरनेशनल ब्रोकर जितने भी हैं वो। 100x की लेवरेज मिलती है। आप ₹100 अपने लेकर आएँ, ₹900 ब्रोकर के लें और ₹1000 की ट्रेड करें। लेकिन अगर आप लॉस में गए, ₹100 का नुकसान हुआ तो आपके ₹100 चले जाएँगे। नुकसान का ज़िम्मेदार ब्रोकर नहीं होता, फर्म नहीं होती, वो सारा आपका है। लेकिन प्रॉफ़िट हुआ तो उसमें से वो हिस्सा लेगा, अपनी फ़ीस के नाम पर वो हिस्सा लेगा जो उसने आपको ₹900 उधार दिए थे।
सो फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फॉरेक्स तो ख़ैर पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पीएमएक्स के ज़रिए करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग तो लीगल है। इसके अलावा किसी और ब्रोकर के ज़रिए करते हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है तो इल्लीगल समझी जाएगी, क्योंकि वो ब्रोकर पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है और फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आ रही है, जा रही है, तो उसका रिकॉर्ड अगर पाकिस्तान की हुकूमत के पास नहीं है, तो वो इल्लीगल तस्वुर होगा, हवाला हुंडी ही तस्वुर हो, लेकिन वो इल्लीगल होगा अगर उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के किसी रजिस्टर्ड इदारे के पास नहीं आ रहा। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्योंकि इस वक़्त तक कोई उसकी फ़ॉर्म नहीं है लीगल होने की, ना होने की, इसलिए वो टोटली इल्लीगल कंसीडर होती है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपका हलाल का कमाया हुआ पैसा है, उससे आप क्रिप्टो खरीद कर रख लेते हैं और आप इनकम टैक्स फाइलर हैं, उसमें बता देते हैं डिजिटल एसेट के नाम से। किसी करेंसी का नाम नहीं लिखते, लेकिन आप लिख देते हैं कि मेरे पास डिजिटल एसेट, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, तो आप लिखते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का सोना है, मिल्कियत के अंदर मेरे पास 5 लाख की ज़मीन है, 6 लाख की गाड़ी है। उसी तरह आप लिख देते हैं कि मेरे पास डिजिटल एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के। वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कोई भी डिजिटल करेंसी हो, आप डिजिटल एसेट्स के नाम पर लिख देते हैं, तो वो लीगल है। इसके ऊपर एफबीआर, एफआईए या कोई भी सरकारी इदारा आपको उठाकर जेल में नहीं डालेगा। डिजिटल एसेट्स को होल्ड करना व्हाइट मनी के साथ, अगर आप ये बता सकें कि जिस 1 लाख से आपने डिजिटल एसेट खरीदे वो कहाँ से आया था, वो हलाल था, सीधी तरीके से आया था आपके पास, तो आप डिजिटल एसेट होल्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में। इसकी ट्रेड का कोई पाकिस्तान में अभी तक ज़रिया नहीं है। वो अगर आप कर रहे हैं, जिस दिन पकड़े गए, अगर आप साबित नहीं कर सकते, नहीं जवाब दे सकते तो नहीं। इसलिए हम इस ट्रेनिंग के अंदर को कम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक्स उसकी क्या होती है, बेसिक्स बेसिकली जो हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे, आप फॉरेक्स कर रहे हों, क्रिप्टो कर रहे हों, स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हों, पाकिस्तान के स्टॉक हो या वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज हो। उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का तरीक़ाकार 99.99% सेम होता है। मोस्टली चांसेस आप किसी भी जगह पर जाकर ट्रेड करेंगे, तरीक़ाकार वही सेम होगा। सो हम इस हवाले से बहुत कम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान के कवानीन के अंदर नहीं हैं, तो हम उनसे अवॉइड करेंगे कि वो हम डिस्कस ना करें। जो कवानीन के तहत हैं, लीगली हम काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी हम अगर करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे अच्छी बात मैं अब तक अगर बताना भूल गया तो माज़रत, सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटली बेच सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त सोने की कीमत चल रही है 1,20,000, मुझे कन्फर्म नहीं है कितनी है, मैं डॉलर में बता सकता हूँ। 1640 डॉलर का गोल्ड है। 10 ऑन जो भी प्राइस होती है, क्योंकि मैं डॉलर के अंदर ज़्यादा करेंसीज़ में वो कर रहे होते हैं ट्रेड वगैरह। $1,640 का गोल्ड है। आज आपने खरीद लिया इस उम्मीद पर कि आप जब ये $1,800 का होगा तो आप बेचेंगे। तो आप पाकिस्तान पीमेक्स की जो लीगल रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, वहाँ से अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, आपके पास फिज़िकली डिलीवर नहीं होगा गोल्ड। आपको ये परेशानी नहीं होगी कि घर में रखूँ, कल चोरी हो जाए, कहाँ पर जाए, कहाँ रखूँ? आपको गोल्ड सिर्फ़ आपने खरीद लिया डिजिटली। वो आप जब भी बेच दें, $10 बढ़ने पर बेच दें, $20 बढ़ने पर बेच दें, या आप $100 का इंतज़ार करें, $100 बढ़ेगा, 20,000 इज़ाफ़ा होगा गोल्ड में, तब मैं बेचूँगा। सो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप गोल्ड की खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं, सिल्वर की, ऑयल की खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल ऑयल की कीमत जो अक्सर हमारे पास सारे सियासी माहिरीन होते हैं, बता रहे होते हैं कि इंटरनेशनली फ़ी बैरल कीमत इतनी है, तो वो आप इंटरनेशनली फ़ी बैरल खरीद-फ़रोख्त कर सकते हैं, जितने डॉलर का होता है। अभी 92 के पास चल रहा है फ़ी बैरल। 92 का आप खरीद सकते हैं डॉलर का, जब $94 का हो तो आप बेच दें। आपके पास फिज़िकली ऑयल नहीं होगा, लेकिन आप ऑयल की खरीदो-फ़रोख्त कर रहे होंगे। सो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर लीगली आप ये काम कर सकते हैं। तो ये काम सारे लीगल हैं। पर्सनल ओपिनियन सॉरी मैं अपना देना चाहूँगा कि मैं पहले भी बताया कि अगर आपके पास इज़ाफ़ी पैसा है, तो आप इन्वेस्ट करें मिड टर्म के लिए, 4 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 8 सालों के लिए। लेकिन अगर आपने 4 महीनों के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए 2 महीनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होता है ट्रेड करें। और ट्रेड भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि पाक कंपनीज़ लिस्टेड हैं, कंपनीज़ आपकी आँखों के सामने हैं, जिन कंपनीज़ को आप देख रहे हैं, खबरों से आप वाकिफ़ होते हैं।
इसके अलावा फ़ॉरेक्स में थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आ जाए, क्रिप्टो में बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है, तो उससे जितना बचेंगे आप बेहतर है। लेकिन ट्रेडेबल एसेट के तौर पर तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल क्रिप्टो की फ़ौरी तौर पे जो सूरत-ए-हाल है, वो इन्वेस्टेबल एसेट के तौर पर नहीं है कि आप खरीद कर रख दें क्रिप्टो करेंसी इस उम्मीद पर कि 4 साल बाद बेचूँगा या 4 महीने बाद बेचूँगा, सॉरी, 4 महीने बाद उसकी कीमत हो सकता है कि जो आज कीमत चल रही है वो कम हो। जिन लोगों ने बिटकॉइन $60,000 पर खरीदा था, आज उनसे पूछें उनकी क्या हालत है, बिटकॉइन $20,000 पे चल रही है। सो इसलिए वो फ़ौरी तौर पर क्रिप्टो करेंसी इन हालात के अंदर जहाँ पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ को ट्रेडेबल एसेट के तौर पर देख सकते हैं कि आपने सुबह खरीदी क्योंकि बिटकॉइन के अंदर रोज़ाना $500 ऊपर-नीचे प्राइस होती है। सुबह उसकी प्राइस थी $20,800, अभी उसकी प्राइस चल रही है $20,200। $600 की अगर आपके पास 20,000 पूरे होते, $20,000 होते, सुबह आप अभी आप खरीद लें, जब 20,800 पे जाएगी बेचेंगे तो आपको $600 एक दिन में मिल जाएँगे। इस हवाले से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच कर लेकर रख दें कि मैं 2 महीने बाद बेचूँगा, 22,000 की होगी, तो हो सकता है 2 महीने बाद ये $17,000 पर हो, तो आपको 3,000 का लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल मैं ज़ाती तौर पर आपको क्रिप्टो होल्ड करने का मशवरा नहीं दूँगा कि आप लेकर रख दें। अभी ये मार्केट लेने के काबिल नहीं है, ये मार्केट लेने के काबिल बनेगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर आने वाले जनवरी-फरवरी में जब इनकी कीमतें इससे कम होंगी। बिटकॉइन की कीमत हमारा जो अंदाज़ा है, जो मार्केट की सूरत-ए-हाल देखकर लग रहा है वो कम से कम 14-15 हज़ार डॉलर तक जाएगी नीचे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। फिर बाकी करेंसी भी इस तरह नीचे आएँगी। सोना भी इतना ही सस्ता होगा, बाकी मार्केट के अंदर पाकिस्तान की मार्केट का सोने की प्राइस अलग होती है। सोना 2 महीने पहले $1800 का था, अब आकर $1600 हुआ, $1640 का है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत बढ़ी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि डॉलर महँगा हो रहा है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में सोना सस्ता हुआ है, गोल्ड सस्ता हो रहा है और होगा। इसकी कीमत $1550 तक आएगी, $100 और कम होंगे। $100 का मतलब ₹25,000 सोने की कीमत में कमी आएगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं पाकिस्तान में भी कम होगी क्योंकि पाकिस्तान में वो डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो सोने की कीमत भी महँगी लगेगी हमें। हमें लग रहा होगा कि सोना महँगा हो रहा है, अल्टीमेटली गोल्ड सस्ता हो रहा है दुनिया के अंदर। तो ये आज का सेशन था, मैंने आपको अच्छा खासा बोर किया, पूरा 1 घंटा बोर किया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। जी, अगर आप हैंड रेज़ करके बारी-बारी करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज़ जिसको करना है सवाल अगर आप करना चाहें। शिराज़ ने हैंड रेज़ किया है। जी, आपका माइक ऑन है शिराज़ मेरी तरफ से। और मलिक एहतशाम साहब, शिरा। ऑन है मेरा माइक। जी, आपकी वॉइस मुझ तक क्लियर नहीं है। आप हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? अब कुछ बेहतर है, शोर है लेकिन बेहतर है। तो अभी यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फर्स्ट टाइम तो मैंने ड्रामे में सुना था, तो वो मतलब कि क्या सीन था उसमें, वो जल्दी से जल्दी उसने ग्रो किस तरह से करा, फिलहाल वो भी सही से हकीकत से ही लिया गया उसको। ये आप क्या कहते हैं? वो सॉरी, जल्दी किस मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या सुना था स्टॉक के बारे में? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने एक ड्रामे में सुना था, मेरे पास तो वो शायद सबने देखा हाँ, हो। बिल्कुल, वो जो करोड़पति बन जाता है एक ही दिन में, मेरे उसके पास बारे में रियल है या हाँ, नहीं हाँ, उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं ना ऑनलाइन उसी की मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको समझाएगा फेसबुक पर समा मनी के नाम से टीवी चैनल है, यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है, समा मनी के नाम से फ़ारूक बलोच साहब, उन्होंने पूरी तफ़सील के साथ वीडियो बनाई हुई है जिस पर उन्होंने हिसाब करके एक-एक चीज़ के हिसाब करके बताया है कि अगर इतना इन्वेस्ट किया होता, 1 हफ़्ते के अंदर इतना रिटर्न मिलता, वो रियल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ केसेज़ में ऐसा होता है, मैं एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपको बता सकता हूँ, एक कंपनी है जी टेक के नाम से पाकिस्तान में। उन्होंने अपना राइट शेयर अनाउंस किया, राइट शेयर ऐसा होता है कि आप आज खरीद रहे हैं, आपके पास राइट है कि वो सब्सक्राइब बाद में करेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं, आगे हम बात करेंगे, उनकी फेस वैल्यू जो शेयर की होती है वो ₹10 होती है। लेकिन जब राइट शेयर इश्यू होता है नया-नया तो उसकी कीमत जो है 10 पैसे भी हो सकती है, पाकिस्तानी 10 पैसे, ₹1 भी हो सकती है। तो आप 10 पैसे के अंदर शेयर खरीदें, आप सब्सक्राइब कराएँगे तो ₹10 और देंगे। सब्सक्रिप्शन का 1 महीने का ड्यूरेशन होती है।
या 15 दिन की, 20 दिन की, जो आपको ड्यूरेशन मिले। उस ड्यूरेशन के अंदर उस शेयर की प्राइस अगर ₹20 हो गई, तो आपको यकीनन 200 गुना फ़ायदा हुआ। 1000 शेयर आपने खरीदे, ₹1 से ₹20 हो गया। ऐसा लेकिन होता बहुत कम है, 0.00001% चांसेस। सो वो जो ड्रामे में दिखाया गया था, वो प्योरली ड्रामा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैं ज़ाती आपको अकाउंट सिखाऊँगा आगे वाले सेशन में अपने, कि एक ही दिन में 1 शेयर हमने खरीदा, सुबह, शाम को बंद होते हुए 7% का इज़ाफ़ा था। एक ही दिन में आप 7%, 1 लाख पर ₹7,000 कमा सकते हैं। तो 10,000 के ऊपर हिसाब कर लें, 7% जो भी बनता है। सो एक एग्ज़ाम्पल। इसी तरह अ, एक कंपनी है टीआरजी, उसने 15 दिन के अंदर कोई 70% का मुनाफ़ा दिया। हालाँकि उस कंपनी का आगे हम बात करेंगे कितनी रिलायबल है, कितनी नहीं है, लेकिन एक शेयर 88 पे खरीदा मैं, 90 पे पहुँचा, मैंने बेच दिया। मेरे लिए बहुत थे ₹2 का मुनाफ़ा, जितना भी मैंने खरीदा था पहले, 91, 92 पे। लेकिन वो शेयर ₹150 तक गया, और वो कोई बड़ी टाइम पीरियड में नहीं, 2 हफ्ते के अंदर-अंदर ये सारा हुआ है। 88 से 158, 148 तक गया है वो शेयर। अब वापस 108, 110 पे है। सो इतनी स्पीड होती है, इतनी वोलेटिलिटी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जी, मलिक एहतशाम साहब कर रहे थे, 1-2 चैट में सवाल आए थे, मैं उनका भी जवाब देता हूँ सर। जी सर, सबसे पहले आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और मेरा सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में हमें आना चाहिए? जी। अच्छा, देखिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन सारी देंगे। पहली बात, मैं डिस्क्लेमर में अगर नहीं बताया कि हमारा किसी ब्रोकर के साथ ताल्लुक नहीं है, कि मैं कहूँ कि फ़लाँ ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट खुलवाएँ, आ जाएँ। ना ही मेरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुझे तनख्वाह दे रहा है कि मैं उनकी मार्केटिंग करूँ बैठ के। तो मैं, क्योंकि बताया मैंने कि जिस तरीकों से पैसे कमा रहा होता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं लोगों को बताऊँ कि यार ये तरीके हैं हलाल, इससे पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है? सो और मैं सर आपको दूसरा सवाल मेरा ना जी। रिलेटेड टू अमेज़न है। मैंने जी। ना अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है वो किया हुआ है इंटरनेट से ना, यूट्यूब वगैरह से। जी, तो जी। आप मुझे क्या प्रेफ़र करते हैं? मुझे आजकल मैं ढूँढ रहा हूँ कोई काम मिल जाए फाइवर वगैरह पे, मगर उसका तो मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा। आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे? नहीं, अगर आपको अमेज़न का काम आता है तो बहुत अच्छा है। आप करें, उसकी अच्छी खासी मार्केट है, लोगों को लगता है कि वो बहुत सैचुरेटेड हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है अमेज़न। हम खुद कर रहे हैं काम। अगर आपको उसके हवाले से भी हेल्प चाहिए तो हम करें। इसके अलावा हम कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो मिड नवंबर के बाद अमेज़न का शायद शुरू करें हम, 15 के बाद। सो कोर्स अगर आपको ज़रूरत पड़े, वीडियो रिकॉर्डेड चाहिए तो मेरा है अल्लामा इकबाल का कोर्स, वो मैं आपको दे दूँगा। आप देखें वीडियोज़, सीखें। वो बहुत बड़ी दुनिया है, अच्छी दुनिया है। आपको फाइवर पे अकाउंट बनाएँ, लेकिन वही हमारे पास लोगों को लगता है आज मैंने सीखा है, कल मैंने अकाउंट बनाया, परसों मुझे काम आ जाएगा और 4 दिन बाद मेरे पास 1 करोड़ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सीखना पड़ता है, 6-6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, तब जाकर आपके पास पैसा आना शुरू होता है, और इंटरनेट पर जिस दिन आपने पहले $100 कमाए, फिर आपको वो नशा लगेगा, जैसे मवालियों को जी लगता है। सर, हाँ। ये बिल्कुल सच है, इंटरनेट के ज़रिए आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था जब मैंने ना फर्स्ट टाइम विदाउट स्किल $5 फाइबर से कमाए थे, तो तब मुझे ना इसके ऊपर श्योरिटी हुई। लेकिन मेरी ना दिलचस्पी क्रिप्टो वगैरह पे भी थी, तो मुझे लगा ये फील्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हुँ। काम के हवाले से। जी, जी। क्रिप्टो पर आप ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेजमेंट हम इस कोर्स में आपको बताएँगे, क्रिप्टो के हवाले से भी, इस हवाले से भी। अगर आप मैनेज कर सकते हैं पैसे को, अपने इमोशंस को, एक और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा होता है साइकोलॉजिकल या सेंटिमेंट एनालिसिस। अगर वो आप सेंटिमेंट के ऊपर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो आप क्रिप्टो के अंदर और फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा कमाएँगे नहीं, गँवाएँगे, नुकसान करेंगे। 99% चांस है कि आप नुकसान करेंगे। अगर आप आपके सामने खुदा ना ख़ास्ता, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ माज़रत के साथ, कि किसी इंतहाई प्यारे की लाश रखी हो और आपको कहा जाए कि आपने रोना बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वक़्त ऐसे इमोशन पे कंट्रोल पर कर सकते हैं कि आपकी आँख से एक आँसू ना निकले, इस तरह के इमोशंस कंट्रोल चाहिए, क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर, तब आप उससे बहुत पैसा कमा ज़्यादा सकते हैं। शुक्रिया सर। ठीक है? माशाल्लाह अमेज़िंग सेशन था। आपने जिस तरह से डिस्कस किया, यकीन माने बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, अब ये सवाल आए हैं चैट वाले, बाकी के विल यू टीच अबाउट ट्रेड आई इंटरैक्टिव ब्रोकर पे मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा, अकाउंट मैंने खुद भी बनाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर ट्रेड नहीं की, मैं कोई और ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि इंटरैक्टिव ब्रोकर किस तरह इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह।
क्रिप्टो होल्ड कर सकते हैं लीगली, मगर ट्रेडिंग नहीं पाकिस्तान में, ये समझ। आप ट्रेड भी करें, इसके हवाले से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ना एफबीआर की तरफ से, ना उनके हवाले से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो का ब्रोकर या एक्सचेंज, बाइनेंस का नाम ले लें, कोई और ले लें, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है इस वक्त तक। अगर आप पाकिस्तान से बाहर डॉलर भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर और वो लीगल नहीं है, तो पाकिस्तान की हुकूमत आपको पकड़ सकती है, एफआईए आपको पकड़ सकती है कि आपने $100 बाइनेंस को क्यों भेजे, मुल्क से बाहर जा रहे हैं पैसे। क्योंकि बाइनेंस के ऊपर P2P का ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन वो कितना सिक्योर है कितना नहीं है, मैं इस मामले पर अपनी राय नहीं देना चाहता लीगल अब तक, क्योंकि ना ही कानूनन कहीं उन्होंने मना किया है हुकूमत ने, ना ही ये कहा है क्लियरली कि ये लीगल है। इसलिए जब तक क्लियरली लीगल नहीं होता कोई कारोबार, मैं नहीं कह सकता कि आप जाकर करें ट्रेड। इसलिए मैं कह रहा हूँ एहतियातन कि कोई भी ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ से करेंसी बाहर जा सकती है, आपके $10 बनते हैं ₹2000। अगर आपने बाइनेंस के ऊपर ₹2000 ऐड किए पाकिस्तानी बैंक से या P2P के ज़रिए ईज़ी पैसा से भेजे, आपने वो ₹2000 लॉस किए, तो वो ₹2000 पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब अगर एफआईए चाहे तो इन ₹2000 के लिए आपको 7 महीने की सज़ा दे सकता है। ये लीगल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, शायद लीगली कुछ और हो, 7 के बजाय 4 महीने हो जाए सज़ा आपकी, या आपको माफ़ी दे दें हलफ़नामा लिख कर देने के ऊपर। लेकिन ये ₹2000 अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं इल्लीगली, या वे वाज़ेह नहीं था कि क्यों गए हैं, इसके ऊपर केस हो सकता है। लाज़मी नहीं है कि आपके ऊपर हो जाए या किसी के ऊपर हो जाए, लेकिन हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसलिए किसी भी ऐसी कंपनी को पैसे देना जो लीगली नहीं है, आपके पास एसेट्स रखा हुआ है, वो आपने डिक्लेयर किया है, तो वो कानूनी है, लीगल है, उसके ऊपर आपको पकड़ा नहीं जा सकता। आप किसी बहरहाल लीगल एडवाइस चाहिए तो किसी लीगल एडवाइज़र से ले लें, ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा मुझसे। लेकिन मेरी जो अब तक की समझ है उसके मुताबिक आप डिजिटल एसेट रख सकते हैं उसके ऊपर, अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम शो किया हुआ है। लेकिन अगर आप पैसे बाहर भेज रहे हैं मुल्क से और उसका सोर्स ज़ाहिर नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन है, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी फॉरेन कंपनीज़ में शेयर ले सकते हैं यार? देखिए, अगर आप ये दूसरा सवाल है वसीम तारिक साहब का, सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप पैसा भेज रहे हैं लीगल ज़रिए के ज़रिए, अगर आप पाकिस्तानी बैंक के ज़रिए पैसा भेजते हैं और आपने डिक्लेयर किया है कि मैंने अमेरिका में जाकर फेसबुक के 2 शेयर्स खरीद लिए हैं, नैस्डैक पर जाकर इन्वेस्ट किया है, लीगल है, आपके सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में भी क्लियर थे, पैसा भी आपने पाकिस्तानी बैंक के ज़रिए भेजा है, तो अमेरिका के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना पाकिस्तानियों को मना नहीं है। इसी तरह अमेरिका के अंदर किसी कंपनी के शेयर खरीदना मना नहीं होना चाहिए, लीगल वे के अंदर। जी वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब पर या ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप के हवाले से रिक्वेस्ट, आप लोगों में जिसने जॉइन नहीं किया, पील ई लर्निंग के नाम से हमारा फेसबुक का ग्रुप है, वो लाज़मी जॉइन कर लें अगर आप करना चाहें। और दूसरा, सेशन के हवाले से जो आपकी राय जितनी भी अच्छी बुरी जो भी हो, वो उस पील ई लर्निंग के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें। हमें खुशी होगी, जो हम मुफ्त में करा रहे हैं उसे हमें मुआवज़ा वसूल हो जाएगा अगर आप उस फेसबुक ग्रुप में जाकर पोस्ट करें कि ये सेशन किस तरह का था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था, उसकी राय जो भी आप देना चाहें वो फेसबुक के उस ग्रुप में जाकर। ठीक है वसीम साहब, उम्मीद है कि मेरा सवाल, आपका सवाल क्लियर कर दिया होगा मैंने, कि अगर आप सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर कर रहे हैं और आप लीगल तरीके से भेज रहे हैं पैसे कहीं भी, तो फिर आप कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, ये सेशन मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, एफबीआर भी सुनेगी, एफआईए भी सुन ले, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड हैं, एफबीआर के पास भी ताज़ा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि यहाँ से मैंने पैसे कमाए हैं, यहाँ पर मैंने पैसे लगाए हैं, ये हिसाब किताब है। सो इस मामले में इसलिए क्लियर हूँ। सो अगर आप क्लियरली बता सकते हैं हुकूमत को कि कहाँ से आपने पैसे कमाए, कहाँ लगाए हैं, तो आप क्लियर हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्रिप्टो भी हो सकती है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी हो सकती है, लेकिन तरीक़ाकार लीगल होने चाहिए। ठीक है जी, और किसी का अगर कोई सवाल हो? ठीक है जी, अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो बहुत शुक्रिया आप सबका। हम कल ही दूसरा सेशन करेंगे, पहले हमने सोचा था कि वीकेंड पे, लेकिन हमने क्योंकि टाइम कम है और मेरी कुछ और मसरूफ़ियात हैं, तो हम रोज़ाना ये सेशन करेंगे।
एक ही हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हफ्ता इतवार तक इसको ख़त्म करेंगे। हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर आप कभी भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन सेशन हम कोशिश करेंगे 4-5 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करके ट्रेनिंग का फिर हम दूसरी ट्रेनिंग या कुछ वो शुरू करा रहे होंगे। शॉपिफ़ाई है, अमेज़न है, दराज़ है, वो ट्रेनिंग सेशन हैं जो वीडियो रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसके ऊपर नई अपडेट्स जो हैं, अमेज़न का डैशबोर्ड हर दूसरे महीने चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए अपडेट करनी पड़ती है चीज़ें। तो वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो फेसबुक के ग्रुप में जाकर आप पोस्ट करेंगे, तो आपको और बहुत सारे लोग हैं वो भी जवाब दे रहे होंगे इंशाल्लाह। हम भी कोशिश करेंगे आपको जवाब दे दें।